पास जो नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास है उसका नाम हमारे पास है हीट। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू वन थिंग अबाउट दिस चैप्टर। पूरी बुक का सबसे बड़ा चैप्टर है, पूरी बुक का सबसे बड़ा चैप्टर है, लेकिन इंतहाई आसान चैप्टर है। इसमें वो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम लोग कुछ आपके पास फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं और कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होंगे जो हमें यहाँ पे फिलहाल न्यू पढ़ने होंगे। आपके पास सबसे पहली चीज़ जो है वो हमारे पास यहाँ पे लिखी हुई है हीट, जो आपको यहाँ पे चैप्टर के नाम के तौर पे लिखी हुई नजर आ रही है। जी नायला बेटा बोले। सर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। सर मुझे बोलना था कि आपने कहा था कि आप एक्सरे के यूजेस बताएंगे। एक्सरे के यूजेस रह गए। जी ओके लिख लें यूजेस ऑफ एक्सरेज। यूजेस ऑफ एक्सरेज अगर ये बच्ची याद नहीं दिलाती तो कोई भी याद नहीं दिलाता। यूजेस ऑफ एक्सरेज नोट कर लें। X-rays are used by doctors and dentists for diagnosing and treatment of different diseases. The diffraction property of X-rays is used to study the crystal structure and arrangement of atoms and molecules in a compound. X-rays are used in customs and security post to detect arms, explosive materials, and other precision metal such as gold and other precision metals such as gold. Next, in industry, X-rays are used for X-rays are used for testing materials without damaging them. Without damaging them. Without damaging them.
Have you done? ओके, काफी सारे बच्चे इसको कर चुके मेरे ख्याल से, क्योंकि हमने इसके ऊपर एक टाइम दिया है, तो आई थिंक यू हैव डन इट. X-rays are used to locate bone fractures. X-rays are used to locate bone fractures. X-rays are used to locate bone fractures. ठीक है भाई, तो वो हमारे पास थे यूजेस ऑफ एक्सरेज जो हमने देखे, और हमने पढ़ा कि एक्सरेज आर यूज्ड टू लोकेट बोन फ्रैक्चर्स. अब जरा उनको एक नजर देख लें और उनका मतलब समझ लें क्या लिखा हुआ है. स्लाइड यहाँ गलती से मिस हो गई है. लिखा हुआ है कि आप जानते हैं कि जब जब आपके पास कोई भी किसी भी डॉक्टर के यहाँ जाएं या डेंटिस्ट के यहाँ जाएं, तो उनके पास लाजमी तौर पे एक्सरे की मशीन होती है, और उसके ज़रिए जो भी डिज़ायर्ड पार्ट होता है उसका एक्सरे किया जाता है. आपको इस बात का अच्छे से अंदाजा है कि किसी की हड्डी टूट दी जाती है, ठीक है, तो जब वो हड्डी टूटती है तो उसकी नहीं हड्डी को और तोड़ा नहीं जाता, बल्कि ये देखा जाता है कि आपके पास हड्डी कितनी टूटी है, तो उसके लिए आपके पास कराया जाता है एक्सरेज. इसी तरह अगर किसी के दांत वगैरह में प्रॉब्लम आ जाती है और आपके पास जो है उनको रूट कैनाल कराना पड़ता है, आपको पता होगा, तो उससे पहले भी डॉक्टर आपके पास उनके माउथ के जो इंटीरियर पार्ट है वहाँ पे आपके पास उसका एक छोटा सा एक्सरे निकालते हैं, ठीक है. अब जिसके दांतों में प्रॉब्लम होगी ऑब्वियसली बात है उसने एक्सपीरियंस किया होगा, और जिसके दांत में प्रॉब्लम नहीं होगी उसने एक्सपीरियंस नहीं किया होगा, ठीक है. तो ये चीज़ है आपके पास. इस तरीके से सबसे अहम प्रॉपर्टी पता है एक्सरे की क्या है, कि एक्सरे के अंदर होती है डिफ्रैक्शन. आप सबको शायद थोड़ा बहुत फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 9 याद हो. फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 9 कुछ लोगों ने पढ़ा होगा और कुछ लोगों को पढ़ना नसीब नहीं हुआ होगा, ठीक है. फर्स्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 9 पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था डिफ्रैक्शन, और वो डिफ्रैक्शन में हमारे पास एक लॉ आया था जिसको हम बोलते थे ब्रैग्स लॉ, और ब्रैग्स लॉ की इक्वेशन थी 2d sin थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा. आप सब बोल रहे होंगे सर ने क्या फ्रेंच लिख दी, लेकिन जिन्होंने चैप्टर नंबर 9, मुझे याद है मैंने फर्स्ट ईयर अल्लामा और फर्स्ट ईयर कायद दोनों में पढ़ाया था ये चैप्टर, और फर्स्ट ईयर जौहर में मैंने आधा पढ़ा के छोड़ दिया था क्योंकि उसके बाद सेंटर क्लोज हो गया था. तो फर्स्ट ईयर जौहर में भी स्टार्ट किया था, आधा पढ़ा के छोड़ा था, नहीं अल्लामा कायद ने पूरा पूरा पढ़ाया था. तो ब्रैग्स लॉ, एक्सरे का सबसे इंपॉर्टेंट काम है एक्सरे डिफ्रैक्शन कर दें. एक्सरे का सबसे इंपॉर्टेंट काम है एक्सरे डिफ्रैक्शन कर दें. डिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, बेंडिंग. डिफ्रैक्शन मीन्स होती है बेंडिंग. अगर लाइट होती लाइट, अगर लाइट किसी भी ऑब्स्टिकल से टकराती, टकराने के बाद बैंड हो जाती है. अगर लाइट किसी भी ऑब्स्टिकल से टकराएगी, टकराने के बाद बैंड हो जाएगी. किसी भी ऑब्स्टिकल, लाइट एक वेव है ना, वेव फैलती है ना लाइट. अगर कोई भी कोना मिलेगा तो लेफ्ट से राइट चली जाएगी, राइट से लेफ्ट चली जाएगी, तो कोई भी ऑब्स्टिकल टकराएगी तो उससे टकराने के बाद फैल जाएगी. इसको हम बोलते हैं अपनी आम जबान पे क्या, डिफ्रैक्शन. ये हमारे पास डिफ्रैक्शन कहलाती है. इसी तरह याद रखिएगा, यही डिफ्रैक्शन जैसे लाइट करती है वैसी डिफ्रैक्शन कौन करते हैं, एक्सरेज. तो एक्सरेज का इंपॉर्टेंट काम एक और है डिफ्रैक्शन करना. ऑब्वियसली मेरा टॉपिक ये नहीं है कि मैं आपको बैठ के डिफ्रैक्शन पढ़ाऊं, मैं सिर्फ आपको सिर्फ इतना ताल्लुक बता रहा हूँ कि मेरे पास एक्सरे का जो है वो डिफ्रैक्शन से ताल्लुक पाया जाता है. इसी तरह याद रखिएगा, आप अच्छे तरीके से एक बात जानते हैं कि एक्सरे के जरिए आपके पास कोई भी, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई बंदा एक्सप्लोजिव मटेरियल छुपा के लेके जा रहा है, या अगर आपके पास वो गन वगैरह छुपा के लेके जा रहा है, तो आपके पास उसको एक्सरे मशीन के अंदर जब एंटर किया जाता है तो वो आराम से ट्रेस कर लेती है कि उसने किस पॉइंट के ऊपर एक्सप्लोजिव आर्म और इसके साथ साथ जो है वो गलत चीजें जो कि तबाही मचा सकती हैं वो कैरी करी हुई, सच एज गोल्ड वगैरह. इस तरह एक्सरेज की जो एक और चीज आती है, फॉर एग्जांपल आपने इंडस्ट्री के अंदर एक मटेरियल तैयार किया, अब आप जानना चाहते हैं कि मटेरियल जो है ये कितना स्टिफ है,
और कितना स्टिफ नहीं है। तो ऐसा नहीं बैठ के हम इसको तोड़ेंगे मोड़ेंगे, नहीं, आप इससे एक्सरे पास कराएंगे, और अगर आप इससे एक्सरे पास कराएंगे तो आप आसानी जान सकेंगे कि इसके अंदर आपके पास कितनी स्टिफनेस पाई जा रही है। और इस तरह याद रखिएगा, आखिरी पॉइंट सबसे कॉमन है, ज़्यादातर एक्सरे जो है वो हमारी हड्डियों के लिए इस्तेमाल हो रहे होते हैं, जो हमने ऑब्जर्व किए हैं कि अगर आपके पास किसी के भी बोन में फ्रैक्चर आ जाता है तो उस फ्रैक्चर को लोकेट करने के लिए आपके पास एक्सरेज करवाई जाती हैं। ठीक है, अब ये आपके पास एक प्रोसेस था, ये पूरा चैप्टर था आपका साल का, चैप्टर नंबर 18। चैप्टर नंबर 18 जितने टाइम में वाइंड अप हुआ है ना, आपकी सोच है कि 11 कितना टाइम लेगा। चैप्टर नंबर 11 एक अच्छा खासा बड़ा चैप्टर है, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि अगर आपके पास आज चल रही है 18 सितंबर, ठीक है, तो समझ लें सितंबर अक्टूबर पूरा जाएगा इसमें, और इवन नवंबर का मिड तक जा सकता है ये, नवंबर के मिड तक। जब हम इसको अपनी लाइव क्लास में पढ़ाते हैं तो हम सबसे पहला चैप्टर मैं चैप्टर नंबर 11 पढ़ाता था। तो अगर मुझे याद है कि मैं जून से शुरू करता था तो मेरे पास जुलाई अगस्त सितंबर तक जाता था, 4 महीने, जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो ये 4 महीनों में जाता था। चैप्टर नंबर 11 एक बड़ा चैप्टर है और इसकी वर्थ बहुत ज़्यादा है। पूरे पेपर में इससे तकरीबन 30 नंबर का क्वेश्चन बनता है आउट ऑफ 85। 30 मार्क्स के क्वेश्चन जो होते हैं ऑलमोस्ट इस चैप्टर में से आते हैं। चैप्टर बहुत आसान है, चैप्टर के अंदर कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको मतलब कि मुश्किल चीज़ के तौर पे आप मतलब कि उसको कंसिडर करेंगे। एक आसान चैप्टर है। आपके पास जो चैप्टर हम लोगों को स्टार्ट करना है, जैसे कि मैं आपकी नॉलेज में ला चुका हूँ, वो चैप्टर आपके पास है चैप्टर नंबर 11, और उस चैप्टर नंबर 11 का हमारे पास नाम है हीट। उसको हम हीट का नाम देते हैं, वो हमारे पास हीट कहलाता है। तो वी वांट टू डिस्कस टुडे चैप्टर नंबर 11, और चैप्टर नंबर 11 को मैंने आपसे बोला कि जो मुझे स्टार्ट करना है, तो चैप्टर नंबर 11 का नाम आपके पास कहलाता है हीट, उसको हम हीट के नाम से जान रहे होते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 11 में सबसे पहली चीज जो बेटा आती है उसका आपके पास नाम है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। सबसे पहली एक बात अपने जहन में रखिएगा, और वो बात अपने जहन में रखिएगा, अगर आपसे कोई पूछे कि ये काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी आपके पास क्या है, तो आपने ये बताना है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी हमें किसी भी लिक्विड की या सॉलिड की या गैस के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में जो थ्योरी डिस्क्राइब की जाती है, एक ऐसा मॉडल या आपके पास एक ऐसी अरेंजमेंट या एक ऐसी सीक्वेंस जिसके अंदर हम चाहे सॉलिड, लिक्विड या आपके पास गैस की मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट को डिस्क्राइब करें कि उसके मॉलिक्यूल्स कैसे हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, उनका आपस में क्या ताल्लुक है, वो जब वॉल से टकराते हैं तो क्या करते हैं, जब उनके ऊपर फोर्स लगती है तो वो क्या करते हैं, और क्या वो कंप्रेस हो सकते हैं, और क्या वो आपके पास डीकम्प्रेस हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जिसके अंदर मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट के बारे में स्टडी की जाए, उसको हम अपनी आम जबान में बोलते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। इसमें आपके पास डिस्क्राइब होता है, इट डिस्क्राइब्स द मॉलिक्यूलर मोशन ऑफ अ गैस। गैस का मॉलिक्यूलर मोशन डिस्क्राइब करने के लिए जो थ्योरी आपके पास ली जाती है उसको हम अपनी आम जबान में बोलते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। गैस का मॉलिक्यूलर मोशन डिस्क्राइब करने के लिए जो थ्योरी आपके पास ली जाती है उसको हम बोलते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। वो हमारे पास काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस कहलाती है। इसका सबसे जो पहला पॉइंट आता है उसका आपके पास नाम है मॉलिक्यूल्स। Gases consist of very tiny particles. Gases consist of very tiny particles called molecules.
gases consist of very tiny particles called molecules. Molecule is that form of a substance that exists free in nature. Molecule is that form of a substance that exists free in nature. In monoatomic gases, a single molecule consists of one atom, but in polyatomic gases, molecule consists of more than one atom. But in polyatomic gases, molecule consists of more than one atoms. अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास जो डिस्कशन चल रही है वो डिस्कशन चल रही है हमारे पास काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस की, और इस पे मैंने पहला पार्टिकल आपके पास लिखा है मॉलिक्यूल। याद रखिएगा आपके पास अगर फॉर एग्जांपल इस पे मेरे पास गैस है तो ये चीज तो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब इसको अगर मैंने आपको पढ़ाया कि गैस क्या होती है तो फिर बाकी चीज हम कब पढ़ेंगे? आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, इस बात का आपको अच्छे से अंदाजा है कि मैटर की तीन स्टेट्स होती हैं, एक होती है सॉलिड, एक लिक्विड और एक गैस। सॉलिड आपके पास मैटर की वो स्टेट्स है जिसके अंदर आपके पास मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं, तभी उनका डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम एग्जिस्ट करता है। इज इट? इस तरह हमने लिक्विड के बारे में बोला कि लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सॉलिड के मुकाबले में थोड़ा थोड़ा दूर दूर होते हैं, और लिक्विड वो प्रॉपर्टी है जिसके अंदर आपके पास कोई शेप तो नहीं होता लेकिन आपके पास उनका डेफिनेट वॉल्यूम पाया जा रहा होता है। अलबत्ता जिस चीज के अंदर उनको डालते हैं वो उसी का शेप ले लेते हैं। इज इट और नॉट? अगर ग्लास में उसको एंटर करेंगे तो ग्लास का शेप ले लेगा, फनल में करेंगे तो फनल का शेप ले लेगा। और गैस वो स्टेट है जिसमें एक चीज का दूसरे से दूर दूर तक कोई ताल्लुक ही नहीं है, यानी कि इसके मॉलिक्यूल्स इंडिपेंडेंट हैं, उनकी जहां मर्जी हो बासानी मूव कर सकते। तो इसका मतलब अब सुनिए यहाँ पे गौर से, तो जो गैस आपके पास है उसको हम कहते हैं गैस मैटर की वो स्टेट है जिसका ना डेफिनेट शेप होता है और ना उसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है, और उसको हम अपनी आम जबान में कह रहे होते हैं वो इसलिए होता है क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो ना होने के बराबर होती हैं। तो इसी में जिस मॉलिक्यूल की जहां मर्जी होती है वो अपनी मर्जी से मूव कर सकता है। इज इट और नॉट? ऐसा ही होता है क्योंकि इनके अंदर आपके पास जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो नेग्लिजिबल होती हैं, वो ना होने के बराबर पाई जाती हैं। अब अगर मैं आपसे बोलूं गैस किससे मिलकर बनी है, तो गैस मिलके बनी है बहुत नन्हे नन्हे पार्टिकल से। तो गैस आपके पास जो मिलके बनी है बहुत नन्हे नन्हे पार्टिकल से मिलके बनी है, और ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं इन पार्टिकल्स को हम अपनी आम जबान में क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल। तो गैसेस कंसिस्ट ऑफ अ वेरी टाइनी पार्टिकल। गैसेस आपके पास बहुत टाइनी पार्टिकल्स के ऊपर कंसिस्ट करती हैं जिनको हम अपनी यूजुअल लैंग्वेज में मॉलिक्यूल का नाम देते हैं। मॉलिक्यूल एक ऐसी फॉर्म है जो नेचर में फ्रीली एग्जिस्ट करती है। अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर ये अर्थ है तो आप जानते हैं ना कि अर्थ के अराउंड में कुछ गैसेज हैं जिसमें सबसे ज्यादा कौन है? नाइट्रोजन, और उससे कम कौन है? ऑक्सीजन। और आपको पता है कि कभी भी हम नाइट्रोजन को एन नहीं लेते क्योंकि नाइट्रोजन का एटम हो जाता है। इज इट? नाइट्रोजन डायटोमिक होती है और वो क्या होती है? N2। और ऑक्सीजन भी डायटोमिक होती है, वो क्या होती है? O2। तो ये नेचर के अंदर कुदरती पाई जाती है। मैं लिख रहा हूँ ये नेचर के अंदर कुदरती होती है। तो इसलिए याद रखिएगा यहाँ पे एक चीज देखी हुई, मॉलिक्यूल इज दैट फॉर्म ऑफ सब्सटेंस दैट एग्जिस्ट फ्री इन नेचर।
मॉलिक्यूल वो चीज है जो नेचर में फ्रीली मौजूद होती है, मतलब ये नेचर के अंदर पहले से मौजूद होती है, इसको आपको बनाने की जरूरत नहीं है। ये एक नेचुरल चीज है मॉलिक्यूल, जो पाया जा रहा होता है। अब कुछ गैसेस ऐसी हैं जिनके अंदर एक मॉलिक्यूल एक एटम के ऊपर बेस करता है। कुछ गैसेस ऐसी हैं जिनके अंदर एक एटम जो है वो आपका एक मॉलिक्यूल बना रहा होता है, जैसे कि आपके पास आती है आर्गन, जैसे कि आपके पास आती है क्रिप्टॉन। ये क्रिप्टॉन और आर्गन ये वो गैसेस हैं जो मोनोएटॉमिक गैसेस हैं, और मोनोएटॉमिक गैसेस में एक मॉलिक्यूल एक ही एटम के ऊपर बेस करता है, क्योंकि इनके अंदर एटम ही एक ही होता है। इनकी अरेंजमेंट ऐसी आती है कि इनके अंदर एटम ही एक ही होता है, और एक एटम आपका एक मॉलिक्यूल का बेस कर रहा होता है। जबकि अगर मैं आपसे बात करूं पॉलीएटॉमिक गैसेस की, जैसे मेरे पास आ गई ऑक्सीजन, जैसे कि नाइट्रोजन, जैसे कि क्लोरीन, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये सारी गैसेस वो गैसेस हैं जिसके अंदर एक एटम एक से ज्यादा मॉलिक्यूल्स के ऊपर, सॉरी, एक मॉलिक्यूल एक से ज्यादा एटम्स के ऊपर बेस कर रहा होता है। तो याद रखिएगा, इस चीज को हम कहते हैं अपनी आम जबान में क्या, मॉलिक्यूल। तो क्या आपको मॉलिक्यूल की बात समझ में आई? गैसेस क्या होती है? सबसे पहले अगर आपसे कोई भी पूछे ना गैसेस किससे मिलके बनती हैं, तो आपने बोलना है टाइनी पार्टिकल्स। फिर दूसरा सवाल आएगा टाइनी पार्टिकल्स का मतलब उनका कोई ना कोई नाम होगा ना, तो टाइनी पार्टिकल तो मैं इलेक्ट्रॉन को भी कह सकता हूँ, वो भी टाइनी पार्टिकल है। तो आप बोलेंगे नहीं, गैसेस की टाइनी पार्टिकल्स कहलाते हैं मॉलिक्यूल्स। क्या आपके पास गैसेस के अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन होती है? नहीं, बिल्कुल रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, क्योंकि इनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ना होने के बराबर होती हैं। अच्छा, गैसेस के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं? गैसेस के अंदर जो पार्टिकल्स नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं वो आपके पास मॉलिक्यूल की फॉर्म में होते हैं, यानी कि गैस हमेशा जो नेचुरली पाई जाएगी वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में पाई जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप नाइट्रोजन ऑक्सीजन का एटम नहीं बना सकते, आप नाइट्रोजन ऑक्सीजन का एटम भी बना सकते हैं। हम कुदरती तौर पर बात कर रहे हैं, कुदरती तौर पे हवा में आपके पास नाइट्रोजन का एटम नहीं होता, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल होता है, और नाइट्रोजन का ऑक्सीजन का एटम नहीं होता, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होता है। तो इसीलिए याद रखिएगा, मॉलिक्यूल सब्सटेंस की वो फॉर्म है जो नेचर में फ्रीली एग्जिस्ट करती है। अब सवाल ये आता है कि आपके पास गैसेस कितनी टाइप की हो सकती हैं अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ एटम्स। तो या तो उनके अंदर एक मॉलिक्यूल एक एटम पे बेस करेगा, या उनके अंदर जो है एक मॉलिक्यूल एक से ज्यादा एटम पे बेस करेगा। तो उस हिसाब से या तो हमारे पास गैस जो होगी वो कहलाएगी मोनोटॉमिक, या फिर वो हमारे पास क्या कहलाएगी, डायटोमिक, या जैसे आप पॉलीएटॉमिक भी कह सकते हैं। डाई का मतलब होगा तो दो आ जाएगा, और पॉली का मतलब होगा एक से ज्यादा, तो उसमें डाई ऑटोमेटिकली शामिल हो जाती है। बात समझ में आ रही है? पॉली का मतलब होता है एक से ज्यादा, तो उसमें डाई ऑटोमेटिकली शामिल हो जाती है। ये आपके पास था पहला, जिसका नाम हमारे पास क्या था, मॉलिक्यूल। दूसरा पॉइंट इसका कहलाता है लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। Any finite volume of a gas any finite volume of a gas contain large number of molecules. Any finite volume of a gas, any finite volume of a gas, any finite volume of a gas contain large number of molecules. At STP, 1 meter cube of a gas, at STP, 1 meter cube of a gas contain 3 exponent 25 molecules. At STP, 1 meter cube of a gas contains 3 exponent 25 molecules. At STP, 1 meter cube of a gas contains 3 exponent 25 molecules. चलिए भाई, अब मैं इसको बढ़ाता हूँ आगे। याद रहे, अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर आप एक कमरे में मौजूद हैं, ठीक है, तो आप मुझे बता सकते हैं कि हवा कहाँ कहाँ मौजूद है? जी, अगर आप एक कमरे में मौजूद हैं तो आप मुझे बताइए हवा कहाँ कहाँ मौजूद है। मैं ये सवाल का जवाब जानना चाहता हूँ, चाहे लॉजिकल जवाब दें चाहे लॉजिकल जवाब दें, मुझे जवाब चाहिए, चाहे लॉजिकल। जी बेटा, अमन बताइए। सर पूरे कमरे में।
गुड, हर जगह पे मौजूद है। अगर आपके पास यही सुनना था कि आपके पास अगर आप एक कमरे में मौजूद हैं तो आपके पास हवा हर जगह मौजूद है, इज इट? तो इसी तरह याद रखिएगा हवा भी किससे मिलके बनी है? गैस। तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आपके पास कहीं पर भी गैस का कोई एक फाइनाइट वॉल्यूम होगा, जैसे कि ये पूरा वॉल्यूम कितना है 1 मीटर क्यूब, जैसे कि पूरा वॉल्यूम कितना है 1 मीटर क्यूब, तो इस 1 मीटर क्यूब के अंदर गैस की एक अच्छी खासी मॉलिक्यूल्स की तादाद आ सकती है। तो किसी भी फाइनाइट वॉल्यूम के अंदर बहुत सारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपनी जगह बना सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एनी फाइनाइट वॉल्यूम ऑफ अ गैस कंटेन लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। हम इस कमरे में मौजूद हैं, हर कमरे में हवा मौजूद है, पूरे कमरे में हवा मौजूद है। इसका मतलब गैस का मॉलिक्यूल आपके पास एक जगह पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपके पास मिलकर उसको ऑक्युपाई कर सकते हैं। और हमने कैलकुलेशन करी, हमने वॉल्यूम रखा 1 मीटर क्यूब, और जब हमने वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब के ऊपर एसटीपी की कंडीशन रखी तो हमें पता चला कि 1 मीटर क्यूब के ऊपर 3 एक्सपोनेंट 25 मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसका मतलब 1 मीटर क्यूब के ऊपर अगर हम 3 के आगे 25 जीरो लगा देंगे तो इतने मॉलिक्यूल्स आपके पास एग्जिस्ट करेंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो आपके पास याद रखिएगा जो भी गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो हमेशा एक बल्क तादाद में पाए जाते हैं और उसको हम अपनी आम जबान में बोलते हैं क्या? लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे आप इसका तीसरा पॉइंट बताएं क्या होता है, तो तीसरा पॉइंट आपके पास आता है इनका मॉलिक्यूलर वॉल्यूम। तीसरा पॉइंट आता है आपके पास मॉलिक्यूलर वॉल्यूम। Molecules of a gas are separated. Molecules of a gas are separated at a very large distance as compared to their own volume. Molecules of a gas are separated at a very large distance as compared to their own volume. The volume of a molecule of a gas is much less than the volume it occupied in a container. The volume of the molecule of a gas is much less than the volume it occupied in the container. तो नेक्स्ट जो चीज आ रही है आपके पास वो आ रही है मॉलिक्यूलर वॉल्यूम। नेक्स्ट जो चीज आपके पास आ रही है वो आ रही है मॉलिक्यूलर वॉल्यूम। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे जरा गौर से देखिएगा। अगर आपके पास ये एक कंटेनर है ना, जैसे, और मैंने आपसे बोला इस कंटेनर का वॉल्यूम जो है टोटल कितना है 4 मीटर क्यूब। अगर इसके अंदर सिर्फ एक मॉलिक्यूल जाएगा, मैं बोलूंगा बताएं इसने कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई किया, तो आप क्या बोलेंगे? 4 मीटर क्यूब। यस। अगर आपके पास ये पूरा एक कमरा है और इस पूरे कमरे का वॉल्यूम अगर 100 मीटर क्यूब है, अगर मैं आपसे बोलूंगा बताएं इस कमरे के अंदर एक मॉलिक्यूल मैंने छोड़ा गैस का और मैंने आपसे बोला बताएं इसने कितना ऑक्युपाई किया, तो आप बोलेंगे 100 मीटर क्यूब। याद रखिएगा जहां पे गैस को रखा जाता है वो पूरी जगह घेर लेती है। तो जब आपसे बोला जाएगा कि आप गैस का वॉल्यूम निकालें तो जिस जगह पे वो गैस मौजूद होगी आप उसी का वॉल्यूम लेंगे। गैस का जो पार्टिकल है, गैस का जो पार्टिकल है, मेरी बात सुने, ये जो गैस का पार्टिकल है ना, इसका बजाते खुद वॉल्यूम बहुत छोटा है, लेकिन जिस जगह पे ये मौजूद है तो ये मुस्तकिल मोशन में, कभी यहाँ पे, कभी यहाँ पे, कभी यहाँ पे, कभी यहाँ पे, कभी यहाँ पे। तो इसका मतलब इसने पूरी जगह को क्या कर लिया? ऑक्युपाई।
तो जब ये पूरी जगह को ऑक्यूपाई करेगा तो इसने जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू इट्स ओन वॉल्यूम। इसका अपना खुद का वॉल्यूम बहुत छोटा है क्योंकि इसका साइज बहुत छोटा है, लेकिन इसने जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया होता है वो बहुत ज्यादा होता है। तो इसीलिए अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास यहाँ पर इसके अंदर गैस के पार्टिकल्स हैं, तो मेरे पास गैस के जो पार्टिकल्स हैं ये एक दूसरे से बहुत दूर दूर हैं और ये पार्टिकल्स क्या है, बहुत छोटे। तो इसीलिए जब इनको एक कंटेनर में रखा जाता है तो ये पूरा कंटेनर ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तो याद रखिएगा, यही बात मैंने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करी है। बार बार मैं एक ही बात बोल रहा हूँ कि गैस का अपना खुद बजाते खुद जो वॉल्यूम होता है मॉलिक्यूल का वो बहुत छोटा होता है, लेकिन वो जो जगह ऑक्यूपाई करते हैं वो बहुत ज्यादा होती है। अब अगर मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि मेरे पास इस कंटेनर के अंदर चाहे एक मॉलिक्यूल हो चाहे 1,00,000 मॉलिक्यूल हो, उन सब का यही वॉल्यूम होगा जो इस कंटेनर का वॉल्यूम है। तो यही चीज मैंने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करी। जो आपके पास गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स एक लार्जर जगह को ऑक्यूपाई करते हैं और उनका बजाते खुद वॉल्यूम बहुत छोटा होता है। तो द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस are separated at a very large distance as compared to their own volume। अगर हम उनको अपने वॉल्यूम से कंपेयर करें तो आपके पास उनका वॉल्यूम बहुत कम होता है लेकिन उनके बीच में सेपरेशन बहुत ज़्यादा होती है। और अगर उनके बीच में सेपरेशन बहुत ज़्यादा है तो यही वजह है कि आपके पास जिस जगह पे वो रखे जाएंगे वो पूरी जगह को क्या कर लेंगे, ऑक्यूपाई। बात समझ में आ रही है? अब अगर वही बिल्कुल वैसी मिसाल है ना, बिल्कुल वैसी मिसाल है। अगर आपके पास मैं आपसे बोलूँ कि ये कमरा है और यहाँ 2 बेंचेस हैं और आपके पास जो है वो 3-4 मतलब 10 बंदे हैं, वो 10 बंदे मैंने एक साथ लाइन में बैठा दिए। अब उन्होंने सिर्फ इतनी हिस्से को ऑक्यूपाई किया। अगर मैं बोलूँ तुम बीच में आ जाओ, तुम साइड में आ जाओ, तुम यहाँ आ जाओ, तुम यहाँ आ जाओ, क्या होगा? अब ये पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेंगे। तो बिल्कुल यही हाल किसका होता है, गैस। अब ये अपनी मर्जी से जा रहे हैं ना, और गैस के मॉलिक्यूल भी लापरवाह होते हैं, अपनी मर्जी से जाते हैं। तो इसीलिए गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है और इसी फैक्ट की बिना पर वो एक लार्जर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? ठीक। आपके पास जो अगला पॉइंट आता है वो आता है आपके पास रैंडम मोशन। Molecules of a gas move independently in all directions. Molecules of a gas move independently in all directions and perform random motion and perform random motion। गैस की मॉलिक्यूल का मोशन जो होता है वो रैंडम होता है। गैस के मॉलिक्यूल का जो मोशन होता है वो रैंडम होता है। अगर आपसे कोई पूछे गैस की मॉलिक्यूल का मोशन रैंडम क्यों होता है तो आप उसको क्या बोलेंगे? उसका दिल चाह रहा था? नहीं, आप बोलेंगे इसलिए क्योंकि इसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की जो आपके पास अरेंजमेंट होती है वो आपके पास बहुत कम होती है। अब मैं कुछ बच्चे बुरा मत बनाइएगा, मैं भी बता रहा हूँ, मैं कुछ बच्चों की, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मैं एक जनरल मिसाल दे रहा हूँ, तो काइंडली इसको बुरा मानने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ एक जनरल मिसाल दे रहा हूँ। अब जिन बच्चों के ऊपर आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि फॉर एग्जांपल जो अपने अम्मी अबू के इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपर फॉलो करते हैं तो उनकी एक स्ट्रेट डायरेक्शन होती है, ठीक है, और आपके पास उनका मतलब बिल्कुल एक स्ट्रेट पाथ होता है। और जो बच्चे अपनी अम्मी अबू को फॉलो नहीं करते, जो अपनी मनमानी करते हैं, तो आप जानते हैं वो रैंडम पाथ में चल रहे होते हैं। अगर उनके अम्मी अबू कहते हैं तुम यहाँ जाओ तो कहते नहीं मैं यहाँ जाऊँगा, अगर उनके अम्मी अबू कहते हैं यहाँ मुड़ो तो कहते नहीं यहाँ जाऊँगा। तो इसका मतलब ये है कि उनकी जो है वो एक रैंडम पाथ चलती है, वो आपके पास इंडिपेंडेंटली मूव करते हैं। तो ऐसे मोशन को हम अपनी आम जबान में क्या बोलते हैं, रैंडम मोशन। अब हमारे ऊपर हमारे वालिदैन का असर होता है, यानी कि अब पे फोर्स लगती है तो हम स्ट्रेट जाते हैं। अब उन बच्चों पे कोई असर ही नहीं होता तो इसका मतलब जहाँ मर्जी होगी उठा के चले जाएंगे। इस तरह जिस तरह बादल होता है, बादल बादल आपके पास उसकी मर्जी होती है, जहाँ जाना चाहे वो वहाँ मूव कर जाएगा, दैट इज इंडिपेंडेंट। तभी इसको बोलते हैं वंडर क्लाउड। वंडर क्लाउड का मतलब होता है जहाँ जाना चाहे वो चला जाए। तो इसी तरह ये आपके पास गैस के मॉलिक्यूल्स एक रैंडम मोशन करते हैं। अगर ये मॉलिक्यूल मेरे पास यहाँ मौजूद, इसको मैंने बनाया, ये कभी आपके पास ऐसे जाएगा, कभी ऐसे जाएगा, ये बहुत
ऐसे जाता है और ये एक केयर फ्री पाथ में मूव करते हैं, मतलब इनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती। तो हमारे पास ये कहते हैं कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दैट मूव इंडिपेंडेंटली इन ऑल डायरेक्शंस, और इनके अंदर एक रैंडम मोशन होता है जिसको हम हैप्पैज़ार्ड मोशन का नाम भी देते हैं। इनके अंदर एक रैंडम मोशन होता है जिसको हम हैप्पैज़ार्ड मोशन का नाम भी देते हैं। तो जो मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस है दे मूव इंडिपेंडेंटली इन ऑल डायरेक्शंस, वो सारे के सारे आपके पास जो होते हैं वो रैंडमली हर डायरेक्शन में मूव करते हैं, और उनको हम लोग अपनी आम लैंग्वेज में जो मोशन का नाम देते हैं वो हमारे पास रैंडम मोशन कहलाता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक। अब जो इसका मेरे पास अगला पॉइंट होता है, वो अगला पॉइंट ईमन आगा क्या कर रही है, अगला जो इसका पॉइंट होता है वो मेरे पास इसका अगला पॉइंट कहलाता है क्या, कोलिजन। जो मेरा अगला पॉइंट है वो मेरे पास का कहलाता है कोलिजन। याद रखिएगा, जब जब आपके पास मॉलिक्यूल किसी भी कंटेनर की वॉल से टकराते हैं, जब जब आपके पास मॉलिक्यूल किसी भी कंटेनर की वॉल से टकराते हैं, तो देयर कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक। देयर कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक। इनका जो कोलिजन है परफेक्टली इलास्टिक होता है। तो व्हेनेवर अ मॉलिक्यूल कोलाइड विद द कंटेनर और विद द वॉल ऑफ द कंटेनर, जब भी आपका मॉलिक्यूल कंटेनर से कोलाइड करेगा या आपके पास कंटेनर की वॉल से कोलाइड करेगा, तो इनका कोलिजन आपके पास जो है परफेक्टली इलास्टिक होगा, उसके अंदर एक परफेक्ट इलास्टिसिटी पाई जाएगी। अब मुझे बताइए इलास्टिक कोलिजन क्या होता है? फर्स्ट टाइम में सब पढ़ चुके हैं, बताएं जल्दी। इलास्टिक कोलिजन क्या होता है? फर्स्ट टाइम में सब पढ़ चुके हैं और कुछ बच्चों ने सोचना शुरू कर दिया है। इलास्टिक कोलिजन क्या होता है? फर्स्ट टाइम में सब बच्चे पढ़ चुके हैं और कुछ बच्चे बहुत नाराज बैठे हुए हैं, दुखी बैठे हुए, पता नहीं क्यों, बहुत अफसरदा बैठे हुए। चलिए भाई बताइए मुझे इलास्टिक कोलिजन। मुजम्मिल मोहम्मद अली बताएं बेटा। जी बेटा। इलास्टिक कोलिजन वो होती है जिसमें काइनेटिक एनर्जी सेम रहती है, और कोलिजन के बाद भी और कोलिजन के बाद भी और कोलिजन और से पहले सेम रहती है। ओके ओके जी मनाइल बेटा, आप भी कुछ कहना चाह रही बोले। सर जिसमें मास और एनर्जी सेम रहती है। ओके, इलास्टिक कोलिजन एक ऐसा कोलिजन होता है जिसमें मोमेंटम और एनर्जी दोनों कंजर्व रहते हैं। इलास्टिक कोलिजन एक ऐसा कोलिजन होता है जिसमें बोथ मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी आर कंजर्व्ड, जिसमें बोथ मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहते हैं बिफोर और आफ्टर कोलिजन। दैट कोलिजन इन विच मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी बोथ आर कंजर्व्ड बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन, उसको हम अपनी आम जबान में इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। वो हमारे पास इलास्टिक कोलिजन कहलाता है। तो मैंने यहाँ पे जो आपके सामने एक बात पढ़ाई वो आपके पास पढ़ाई कि जब जब आपके पास कोई भी मॉलिक्यूल जो कंटेनर की वॉल से टकराएगा, उसका मॉलिक्यूल का जो आपके पास कोलिजन होगा वो आपके पास परफेक्टली इलास्टिक होगा। जब आपके पास कोई भी मॉलिक्यूल कंटेनर की वॉल से टकराएगा तो इसका जो कोलिजन होगा वो परफेक्टली इलास्टिक होगा। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब आपके पास यहाँ पे मॉलिक्यूल की मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व रहेंगी। एक बात ध्यान में रखिएगा, आपके पास बेसिकली जो मॉलिक्यूल होता है वो गैस का ज़्यादातर टाइम अपना कंज्यूम करता है फ्री मोशन करने में, ज़्यादातर टाइम वो फ्री मोशन करने में यूटिलाइज करता है। बहुत ही कम टाइम होता है जो वो आपके पास कोलिजन के अंदर यूटिलाइज करता है। मोस्ट ऑफ द टाइम वो इंडिपेंडेंटली और रैंडम मूव करता है। मोस्ट ऑफ द टाइम वो इंडिपेंडेंटली और रैंडम मूव करता है। मैंने कहा अ वेरी लेस फ्रैक्शन ऑफ टाइम इज यूटिलाइज्ड इन कोलिजन। अगर हम अपने कमरे की बात करें तो हमारे पास ये कमरा मौजूद है। अगर ये एक मॉलिक्यूल का मैं मोशन कंसिडर करूं तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये आपके पास ऐसे फ्रीली मोशन के अंदर यूटिलाइज करेगा। इसका बहुत ही लेस फ्रैक्शन ऑफ टाइम जो है वो कोलिजन में यूटिलाइज्ड होता है। बट अगर आपके पास ये जब भी कोलिजन करता है तो इसका कोलिजन आपके पास हमेशा माना जाता है परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है, तो ये आपके पास कुछ पॉइंट्स थे और इसके अलावा इसमें 4-5 पॉइंट बाकी हैं जिसको इंशाल्लाह हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे।
और मैं आपसे कल की क्लास में बॉयल्स लॉ पूछूंगा कि बॉयल्स लॉ क्या होता है। कल की क्लास में मैं आपसे बॉयल्स लॉ के बारे में पूछूंगा कि बॉयल्स लॉ क्या होता है। अगर आज के लेक्चर के हवाले से कोई सवाल है तो पूछ लें, वरना फिर मैं आपके पास इसको ऑफ कर रहा हूँ। जी सोफिया अफजाल कुछ पूछना चाहती हैं? लाइबा नदीम? ओके ठीक है बेटा। और यहाँ पे देखता हूँ मैं कौन कौन से बच्चे मुझे नजर आ रहे हैं। जी सोलिया कुरैशी कुछ पूछना है बेटा आपने? हाफिजा, लाइबा, आसिफ? ओके थैंक यू वेरी मच।